नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। आज संडे है और हर संडे को हम आपके लिए लेके आते हैं संडे स्पेशल। आज की वीडियो आयुर्वेद के स्पेशल टॉपिक नब्ज परीक्षण पे होने वाली है। आपने सुना होगा पुराने समय में ऐसे भी वैद्य हकीम हमारे भारतवर्ष में थे जो नब्ज को पकड़ के बता देते थे कि आपको ये रोग है, ये दोषा आपके शरीर में बढ़ा हुआ है, ये आपकी तासीर है, ये चीज़ें आपने खानी है, ये चीज़ें आपने नहीं खानी है। एक पुरानी कहानी है कि एक बार एक राजा था, उसने सुना था कि वैद्य बड़ा इंटेलिजेंट है नाड़ी परीक्षण में, तो उसने उसको बुलाया और कहा रानी की नब्ज देखनी है, लेकिन रानी आपके सामने नहीं आएगी। उसने रानी की नब्ज से धागा बांधा और वैद्य को बाहर पकड़ा दिया। कहते हैं वैद्य ने वो धागा पकड़ा और कहा राजा जी मुंह छोटा है और बात बड़ी है, बोलूँ या ना बोलूँ। राजा ने कहा हाँ आप निश्चिंत होकर इसको बोलें। तो वैद्य ने कहा इस रानी ने चूहे खाए हैं और ये चूहों का मीट खाना चाहती है। राजा बड़ा हैरान हुआ कि यार इतना इंटेलिजेंट वैद्य, क्योंकि उस राजा ने उस धागे को रानी की नब्ज से नहीं बल्कि एक बिल्ली की नब्ज से बांधा हुआ था, बिल्ली की बाजू से बांधा हुआ था। तो ऐसे ये बिल्कुल सही है। मीन नब्ज परीक्षण में ऐसी चीज़ें हैं कि अगर इंसान की डेथ होने वाली है या अगर कोई बीमार है तो वो नब्ज से ये भी बता देता है कि इतने घंटे में या इतने दिन में इसकी डेथ होने वाली है। ये बिल्कुल सही बात है। तो उस नाड़ी परीक्षण के बारे में ही जो मेरे पास ज्ञान है वो आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको बताएं कि आपको पता ही है कि हमारा शरीर जो है 5 तत्व जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश से बना हुआ है और इसी 5 तत्व से बने हमारे 3 दोषा वात पित्त और कफ। वात मीन जिनकी शरीर में बाजू का इम्बैलेंस होता है, पित्त मीन जिनकी तासीर गर्म होती है और कफ मीन जिनकी तासीर ठंडी होती है, कफ वाली बलगम वाली होती है। तो सबसे पहले तो नाड़ी परीक्षण का सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपने उसकी तासीर पहचाननी है। आपने ये पहचानना है कि उसके शरीर में कौन सा दोषा बढ़ा हुआ है और उस दोषे से कौन सा रोग जो है वो बढ़ गया है। ये सबसे पहला पॉइंट ये है। तो सबसे पहले आपको हम बताएं कि नाड़ी परीक्षण करना कैसे है। नाड़ी परीक्षण के लिए हम ये 3 उंगलियों का प्रयोग करते हैं, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और ये रिंग फिंगर। और ध्यान दें नाड़ी परीक्षण जब आपने करना है तो ये कलाई के ये नीचे बिल्कुल साथ में एक लाइन होती है जहाँ से अपने जहाँ पे उंगलियाँ रखनी है। इन इसके आगे एक जहाँ, एक इसके आगे, इसके साथ, बिल्कुल तीनों ऐसे जोड़ के। और ध्यान रहे ये इंडेक्स फिंगर जो है ये आपके हाथ की तरफ होनी चाहिए, मीन ये आपकी बाजू की तरफ होनी चाहिए। इंडेक्स फिंगर ये वाली अंगूठे की तरफ होनी चाहिए, मीन अंगूठा अंगूठे की तरफ, ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे होना चाहिए। ऐसे नहीं, अगर ऐसे करेंगे तो इंडेक्स फिंगर आपकी चेस्ट की तरफ चली जाएगी। मीन ये जो रिंग फिंगर है ये इस तरफ होनी चाहिए और जो इंडेक्स फिंगर है ये हाथ की तरफ होनी चाहिए। जैसे आप रखेंगे यहाँ, अगर तो नब्ज, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो हो सकता है नब्ज आपके नीचे ना आए, आगे पीछे करके देखें, वो नब्ज आपकी तीनों उंगलियों के नीचे आना शुरू हो जाएगी। नब्ज की वाइब्रेशन को गौर से ध्यान से देखें। अब आपको आगे बताते हैं क्या है। ध्यान ये देना है कि तीनों उंगलियों के नीचे वाइब्रेशन आ रही है, लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होता है एक उंगली के नीचे ज़्यादा होती है, या तो इंडेक्स फिंगर के नीचे ज़्यादा होगी, या मिडिल फिंगर के नीचे ज़्यादा होगी, या मीन रिंग फिंगर है इसके नीचे ज़्यादा होगी। ये थोड़ा ध्यान से देखना है। अगर नहीं ज़्यादा होता है शुरू में तो कोई बात नहीं। उसके बाद आगे चलते हैं। आपको क्लियर हो गया कि नब्ज आपकी तीनों उंगली के नीचे आ रही है, लेकिन एक उंगली के नीचे थोड़ी ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है, यानी उसकी धड़कन ज़्यादा सुनाई दे रही है। अब दूसरी बात आपको बताएं कि आयुर्वेद ने नब्ज को 3 प्रकार की माना है। सर्प नाड़ी, सांप की तरह चलने वाली नाड़ी, टेढ़ी मेढ़ी, मंडूक नाड़ी, मेंढे की तरह उछल कर चलने वाली नाड़ी, और स्वान नाड़ी मीन हंस की तरह, बतख की तरह पानी में बड़े मज़े से स्लोली चलने वाली नाड़ी। 3 तरह की नाड़ियाँ हैं, याद रखना। सांप की तरह, सांप कैसे चलता है? टेढ़ा मेढ़ा, टूटता है ना, नाड़ी सीधी नहीं चल रही बल्कि बीच में से टूट रही है। और पतली नाड़ी होती है वो सर्प नाड़ी जो है, हालांकि उसकी गति ज़्यादा होती है, सभी नाड़ियों से ज़्यादा फास्ट रीडिंग होती है। रीडिंग भी आपको बताते हैं कितनी होती है पर मिनट। तो सर्प नाड़ी पहले आपको बताएं कैसे जज करना है। अगर नब्ज जो है वो टूट रही है, टूटने का मतलब वो कभी इस उंगली के जहाँ दिख रही है कभी इधर दिख रही है, कभी जहाँ दिख रही है कभी इधर, तीनों उंगली के नीचे आ रही है, लेकिन वो सर्प नाड़ी जो है वो इंडेक्स फिंगर के नीचे ज़्यादा आती है। ठीक है, वो आपको एक्सपीरियंस से पता चल जाएगा। लेकिन आप ध्यान दें पहले कि ये सर्प नाड़ी है, मंडूक है, या स्वान नाड़ी है। सर्प नाड़ी आप समझ गए कि नब्ज जो है थोड़ी उसकी गति तो तेज़ है ही है, कितनी गति है वो हम आपको बता देते हैं, पर मिनट आप नोट कर सकते हैं उसको। तो लेकिन वो एक जगह पे नहीं है, कभी जहाँ, कभी थोड़ी सी इधर आ गई,
2-3 वाइब्रेशन जहाँ गई फिर दोबारा इधर आ गई, आगे पीछे 2-3 जगह वो घूमती है उंगली के नीचे, उसको बोलते हैं सर्प नाड़ी। जैसे सर्प ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चलता है, टेढ़ी मेढ़ी नाड़ी है, वो सर्प नाड़ी है। और दूसरे नंबर पे मंडूक नाड़ी। मंडूक आपको पता है मेंढक कैसे उछलता है, तो नब्ज जो है वो उछल रही है, जम कर रही है, ऐसे टक टक टक, ऐसे ऐसे पूरा ऐसे आपके उंगली के नीचे ऐसे आपको लगेगा कि ये उछल रही है नाड़ी, ठीक है। और वो जो मंडूक नाड़ी है वो दूसरी उंगली के नीचे, मिडल फिंगर के, तीनों के नीचे होती है, लेकिन मिडल के नीचे उसकी वाइब्रेशन ज़्यादा होती है। अगर आपको ये अभी जज नहीं हो रहा है तो आस्ता आस्ता एक्सपीरियंस से हो जाता है, लेकिन आप ये देखें ये सर्प नाड़ी है या मंडूक नाड़ी है। और मेढ़े के बाद तीसरी नाड़ी जो है वो स्वान नाड़ी है। स्वान हंस को बोला गया है। हंस जो है पानी में बड़े मज़े से स्लोली चलता है ना। तो तीसरी नाड़ी जो है वो बड़ी स्लो चलने वाली नाड़ी है, बड़ी धीमी नाड़ी है, पतली नाड़ी होगी। मीन ऐसे लगेगा यार आपकी नाड़ी दिख नहीं रही यार, आप ऐसे बोलोगे आपकी नाड़ी दिख नहीं रही, और बड़े मज़े से चल रही है नाड़ी एक ही तरफ ऐसे। वो नाड़ी जो है वो कौन सी है? स्वान नाड़ी है, ठीक है। वो आपकी तीसरी उंगली के नीचे ज़्यादा होगी। तीनों उंगली के नीचे आ रही है, लेकिन अगर आप जज कर सकते हैं तो वो थर्ड उंगली के नीचे ज़्यादा होगी। अब क्या है इसका, मैंने पहले भी बताया कि एक नाड़ी जो इसके नीचे ज़्यादा आती है, सर्प नाड़ी भी इसके नीचे ज़्यादा आती है, मंडूक नाड़ी इसके नीचे ज़्यादा आती है, और स्वान नाड़ी इसके नीचे ज़्यादा आती है। तो ये है बात, ये बात वाली उंगली मान लें, ये मिडिल फिंगर को पित्त वाली मान लें, और ये कफ वाली मान लें। मीन अगर सर्प की तरह चलने वाली नाड़ी है और इस उंगली के नीचे ज़्यादा आ रही है तो आपकी बात वाली तस्वीर है। या अगर बीमार हैं आप तो आपके शरीर में बात दोष बढ़ गया है। और अगर मंडूक नाड़ी है, उछल कर चल रही है और मिडिल फिंगर के नीचे ज़्यादा है, तो आपकी पित्त तासीर है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपकी पित्त तासीर है, अगर आप बीमार हैं तो आपकी बॉडी में पित्त का इम्बैलेंस है, अग्नि आपकी शरीर में ज़्यादा हो गई है, उसको आपने बैलेंस करना है। और अगर ये तीसरे नंबर पे नाड़ी आ रही है, जो स्वान नाड़ी है, बड़ी स्लोली चल रही है, अब वो आपका कफ दोष, आपके लंग्स में प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ आपकी कफ तसीर है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप कफ तसीर वाले हैं, ठंडी तसीर वाले हैं। तो अगर आप बीमार हैं तो आपके शरीर में कफ दोष बढ़ गया है, उसको आपने कम करना है, बैलेंस करना है। अब अभी भी शायद आपका कंसेप्ट क्लियर ना हो कि नब्ज़ का, कि आपको जजमेंट पूरी ना हो। और एक तीसरे नंबर में बड़ा ही आसान कंसेप्ट आपको समझा देता हूं कि कैसे आपने देखना है बात, पित्त, कफ की नाड़ी, या कौन सा दोष जो है शरीर में इस समय बढ़ा हुआ है, कैसे देखना है। अगर आप बीमार हैं या कोई बीमार है अगर अब रीडिंग की बात करेंगे, ऐसे अगर मैं पूछूं आपसे कि आपकी नब्ज़ जो है 1 मिनट में कितनी वाइब्रेट करती है, तो आप शायद 72, मैक्सिमम लोग 72 कहते हैं। लेकिन आयुर्वेद के मुताबिक नब्ज़ की रीडिंग 100 से लेके 60 से लेके 100 तक कहीं भी हो सकती है। कईयों की तो 100 से ज़्यादा भी होती है, वो भी स्वस्थ होते हैं। लेकिन 60 से लेके 100 तक आप अपने घर के जितने मेंबर हैं सभी की नब्ज़ की रीडिंग नोट करें पर मिनट। आप देखेंगे कईयों की 70 है, कईयों की 80 प्लस है, कईयों की 60, 70 से भी कम है। तो अगर आपकी नब्ज़ की रीडिंग जो है, पहले पीछे से शुरू करेंगे, 100 और 80 के बीच में है, 80 प्लस है, 80 से ज़्यादा आ रही है। कुछ लोग डर जाते हैं कि नब्ज़ बड़ी ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है। नहीं, 90 तक नॉर्मल नब्ज़ होती है, इवन के 100 तक भी देखी गई है। 80 से अबव है तो आपकी बात वाली तस्वीर है, जहाँ अगर आप बीमार हैं तो बात दोष बढ़ गया है आपके शरीर में। वही जो मैंने बताया कि सर्प नाड़ी है, पहली उंगली के नीचे ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है, सर्प नाड़ी टेढ़ी मेढ़ी चल रही है, और उसकी जो रीडिंग है वो भी 80 प्लस है। तो ये 100% हो गया कि आपकी बात वाली ही तस्वीर है। जहाँ अगर आप बीमार हैं तो बात दोष बढ़ गया है, उसको बैलेंस करना है। वो आप और वीडियो देख सकते हैं मेरी, कैसे इसको बैलेंस करना है। तो उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे रीडिंग जो है 80 से नीचे है और 70 से ऊपर है, 70 to 80 है, तो वही दूसरे नंबर पे हमने बताया इस उंगली के नीचे ज़्यादा आती है। मंडूक नाड़ी है, जो मंडूक नाड़ी होती है मेढक की तरह उछलने वाली होती है, उसकी रीडिंग मैक्सिमम 70 और 80 के बीच में होती है। और वो है पित्त वाली नाड़ी, इट मीन आपकी पित्त तस्वीर है, जहाँ आपकी बॉडी में बीमार हैं तो पित्त दोष बढ़ गया है, गर्मी बढ़ गई है, लिवर की प्रॉब्लम है। पित्त वाले लोग जो हैं स्वस्थ हैं, पित्त तस्वीर है, तो उनकी नब्ज़ की रीडिंग जो है मैक्सिमम 70 और 80 के बीच में होती है। जिसकी नब्ज़ की रीडिंग 72 और 75 के बीच में होगी वो बड़ी गर्मी वाला इंसान होगा,
उसको गर्म चीज़ें डाइजेस्ट ही नहीं होती होंगी, ठीक है, उसको ठंडी चीज़ें। इन कंसेप्ट है आयुर्वेद का कि अपनी तस्वीर को बैलेंस करके रखें। ये 5 दोषा जल बाजू पृथ्वी अग्नि आकाश, इन बात पित्त कफ अपने शरीर में बैलेंस करके रखें, बस आप सारी उम्र स्वस्थ रहेंगे। और तीसरी नाड़ी जो बड़ी स्लो, मैंने बोला था स्वान नाड़ी बड़ी स्लो चलती है और उसकी रीडिंग भी स्लो होती है, उसकी रीडिंग आती है 60 से 70 तक। वो होती है कफ वाली नाड़ी, वो कफ तस्वीर के लोग होंगे। तो अगर कोई स्वस्थ इंसान है उसकी ऐसी स्वान नाड़ी है और रीडिंग भी 60 प्लस है, 60 to 70 है, तो मीन उसका कफ दोष भी शरीर में बड़ा हो सकता है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट ही यही है आयुर्वेद का कि आपने बात पित्त कफ शरीर में अपनी तस्वीर पहचाननी है। या अगर कोई दोष बढ़ गया है बात पित्त कफ में से तो उसको पहचानना है। सबसे पहले हमें अपने दोषों को बैलेंस करना होता है। अगर आप दोष को बैलेंस नहीं कर रहे हो तो ये दोष आगे जाके आपके जो 7 टिश्यू हैं उनको ख़राब करते हैं, फिर बॉडी में बहुत बड़ी बीमारियां भी पैदा करना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो यही है कि आप अपनी तस्वीर पहचानें और उसके हिसाब से खाना पीना शुरू करें। तो मेरे ख्याल में इस वीडियो में इतना नॉलेज काफ़ी है कि अगर आपको तस्वीर पहचाननी आ गई, नब्ज़ की मदद से आप अपनी तस्वीर पहचान सकें। और अगर किसी दोषा का बात पित्त कफ में से शरीर में इम्बैलेंस हुआ है तो उसको पहचान सकें, तो ये बहुत बड़ा एक आयुर्वेद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकें, जिससे और दोस्त भी इसका फ़ायदा ले सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।